ओके, लेट्स स्टार्ट विद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डायमैग्नेटिक एंड सेकेंड इज पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक में जो प्रॉपर्टी होती है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। इसके अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप फॉर्म में होते हैं। वाइल पैरामैग्नेटिक के अंदर क्या देखने के लिए मिलता है, ये जो प्रॉपर्टी है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। सबसे पहले ट्रांजिशन मेटल्स जो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। पैरामैग्नेटिक नेचर किस वजह से शो करते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। Sc से Mn तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज होता है। एज वी नो Sc के अंदर सिर्फ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। फिर Ti के अंदर टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देन V के अंदर थ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Cr में 4 एंड Mn में 5। फिर जैसे ही हम आगे की तरफ मूव ऑन करने लगते हैं लाइक Fe, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर से कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे? जस्ट 4। कोबाल्ट 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, निकल 2, ठीक है। इस तरीके से बहुत कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। Sc से Mn तक इंक्रीज करते हैं। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना मैग्नेटिक कैरेक्टर है, उस मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए स्पिन फॉर्मूले को यूज करते हैं। दिस फॉर्मूला इज नोन एज स्पिन ओनली फॉर्मूला। तो स्पिन फॉर्मूले के अंदर U इज इक्वल्स टू अंडर रूट में n+2। यहाँ पर n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, while mu represents the magnetic movement। ठीक है, mu मैग्नेटिक मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो mu है, इस mu की यूनिट क्या होती है? दैट इज नोन एज बोर मैग्नेटॉन। अगर हम एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए बोर मैग्नेटॉन कैलकुलेट करते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं, तो वो कितना आ जाता है? दैट इज 1.73 बोर मैग्नेटॉन्स आ जाता है। नेक्स्ट ये कुछ आयंस हैं। अब यहाँ पर Sc3+, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 4s2 3d1। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स 3+ आ गया है, तो 3 के 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है। एंड इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं? दैट इज 0। इसके लिए अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो वो कितना आ जाएगा? 0। तो यहाँ अगर हम ट्रेंड देखेंगे, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना ही मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी क्या आएगी? 1.73 अप्रॉक्स। 2 है तो 2 के लिए क्या आ जाएगी? 2.84। 3 के लिए 3.87, 4 के लिए 4.90। इस तरीके से हमें वैल्यूज कैलकुलेट तक करने की जरूरत नहीं होती है, इन्हीं से ही लिंक वैल्यूज आ जाती हैं जितने हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला अभी हमने देखा था, स्पिन फॉर्मूला का यूज करते हैं। दैट इज n+2 where n represents the number of unpaired electrons। Another property of d block element is they form colored compounds।
जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो जनरली कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। अभी कलर्ड कंपाउंड्स किस वजह से बनाते हैं? ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर जब ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट की तरफ जाते हैं थोड़ी सी एनर्जी गेन करने के बाद, और वापस से ग्राउंड स्टेट पर आते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं। वो एनर्जी किस रीजन में लाई करती है? विजिबल रीजन में। जिसकी वजह से ये क्या शो करता है? कलर शो करता है। और कलर शो करने का एक और रीजन है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सिर्फ वही कंपाउंड्स कलर्स शो करते हैं जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि जिंक के कंपाउंड्स हैं। जिंक क्योंकि क्या कॉन्फ़िगरेशन शो करता है? 3d10 फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। तो फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसके अंदर जो कंपाउंड्स इसके देखने के लिए मिलते हैं वो किस तरीके के होते हैं? वाइट कलर के कंपाउंड्स फॉर्म करता है ये। Sc+3 इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d0 हो जाएगी, जिसकी वजह से इसके भी जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं। सेम Ti4+ वो भी कलरलेस कंपाउंड्स बनाता है। अब यहाँ पर हमारे पास वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया है जिसकी वजह से Ti3+ पर्पल कलर के कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, लास्ट जिंक के अंदर 3d10 कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से उसके भी जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं। बाकी ये जितने भी कंपाउंड एलिमेंट्स हैं ये कलर्ड कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती है कि ये फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं जैसे कि निकल टेट्राकार्बोनिल, NiCO4। इसके अंदर ये जो निकल होता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है? 0। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे कंपाउंड्स हमें देखने के लिए मिलते हैं कॉम्प्लेक्सेस। तो ये कॉम्प्लेक्सेस किस वजह से फॉर्म हो जाते हैं? फर्स्ट रीजन है कंपैरेटिवली स्मॉल साइज ऑफ द मेटल आयंस, क्योंकि ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इनका साइज स्मॉल होता है। सेकंड, इनके ऊपर हाई आयनिक चार्ज हो सकता है, जैसे +7 भी होता है, +5 हो सकता है, +6 हो सकता है। इस तरीके से हाई आयनिक चार्ज देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, मेन रीजन है इनके पास वेकेंट डी एटॉमिक ऑर्बिटल होती है। जैसे यहाँ पर निकल था, इसकी ऑक्सीडेशन 0 थी, फिर भी यहाँ कार्बोनिल के 4 कंपाउंड्स आकर इसके साथ ऐड हो गए हैं, 4 लिगेंड्स ऐड हो गए हैं। तो उसका रीजन क्या था? क्योंकि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है कि वो उनको स्पेस दे सकता है आने के लिए। नेक्स्ट, ये कंपाउंड कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज किस वजह से शो करते हैं? क्योंकि इनके पास इनकम्प्लीट या फिर एम्प्टी डी ऑर्बिटल हो सकती है, लार्ज सरफेस एरिया होता है इनका। हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि कैटालिटिक प्रोसेस जो होते हैं वो सरफेस फिनोमिना होते हैं, तो सरफेस के ऊपर ही एक्ट करते हैं। तो ये अपना सरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को शो कर देते हैं, या फिर इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब कुछ एग्जांपल, जैसे कि वेनेडियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। कॉन्टैक्ट प्रोसेस कौन सा था? जिसके अंदर हम
H2SO4 को प्रोड्यूस करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होता है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। नेक्स्ट, आयरन का यूज किया जाता है। आयरन का यूज करते हैं हम हेबर्स प्रोसेस में। हेबर्स प्रोसेस कौन सा था? जिसके अंदर हम अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। नेक्स्ट, निकल। निकल का यूज किया जाता है हाइड्रोजनेशन पर्पस के लिए। यहाँ पर हमने देखा है निकल के साथ साथ प्लेटिनम का भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड प्रेजेंट होता है तो उस अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ निकल। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जहां पर हमने यूज किया है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, जहां ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एज अ कैटलिस्ट की तरीके से एक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये फॉर्म कर सकते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है। जैसे ही पूरी की पूरी लेटिस होती है, तो ये थोड़े से एटम्स को अपने यहाँ ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट होता है, इन इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर ट्रैप कर लेते हैं। तो इन्हीं कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोला जाता है। फिर नेक्स्ट, ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर हमने देखा कि हाई लेटिस स्ट्रक्चर होता है इनका। ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर ये जो स्मॉलर एटम्स होते हैं लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये ट्रैप हो जाते हैं एंड फॉर्म करते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के अंदर हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हार्डनेस इनकी और मेटेलिक कैरेक्टर इसके अंदर मेंटेन रहता है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स जनरली इनर्ट होते हैं नेचर में, जैसे कि स्टील इतनी ज्यादा इनर्ट होती है कि उसके अंदर हम माइल्ड एसिड्स या फिर हम कह सकते हैं वीक एसिड्स भी रख लेते हैं, कोई वो खराब नहीं होती है। जैसे एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में भी स्टील खराब नहीं होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इनकी, इनको यूज किया जाता है अलॉयज की फॉर्मेशन के लिए। अलॉयज बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं टू और मोर देन टू मेटल्स के, नॉन मेटल्स के भी हो सकते हैं। अब ये अलॉयज किस वजह से फॉर्म कर पाते हैं? ये अलॉयज इस वजह से फॉर्म कर पाते हैं क्योंकि इनके अंदर इनका जो साइज होता है वो कंपैरेटिवली सेम होता है। तो सेम होने की वजह से ये एक दूसरे को डिस्प्लेस कर सकते हैं एक दूसरे की लेटिस पे से, इसलिए ये अलॉयज फॉर्म कर पाते हैं। इनके जो अलॉयज होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स इनका काफी ज्यादा हाई होता है। अलॉयज किस किस के देखने के लिए मिलते हैं? जैसे फेरस के जो अलॉयज है वो क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मैग्नीज, इन सब के साथ देखने के लिए मिलते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्टेनलेस स्टील की बहुत सारी वेराइटीज को फॉर्म कर लेते हैं। फिर अलॉयज ट्रांजिशन मेटल्स की नॉन ट्रांजिशन मेटल्स के साथ, जैसे कि ब्रास, कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है, ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है। तो ये कुछ अलॉयज हैं जहां हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ये अलॉयज किस वजह से फॉर्म होते हैं? क्योंकि इनका जो साइज होता है वो
लेवल सेम होता है।